CH21 यू आर स्पेशल। अब आगे। तनीषा को मानव ये हालत देखकर काफी अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट उसका तो मन कर रहा था कि वो ऐसी ही हालत में मानव को उठाकर बाहर फेंक दे। तनीषा, तुमने क्या किया मेरे साथ? बताओ मुझे। मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ? आई विल किल यू। जस्ट डू समथिंग गॉड डैम इट। मानव ने बड़ी मुश्किल से ये सब कहा। ओ रियली, क्या मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ? मुझे पता है तुम ठीक होने के बाद क्या करोगे, इसीलिए अब ऐसे ही रहो। अगर मुझे तुम पर दया आ गई तो सुबह तक मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, वरना वैसे भी तुम किसी काम के नहीं हो। ऐसे ही रहो। और इतना बोल तनीषा मानव से होते हुए बेड की तरफ जाने लगी। तनीषा, मैं तुम्हें इस घर के राज बता सकता हूँ और तुम्हारी हेल्प भी कर सकता हूँ, जाती हुई तनीषा से कहा। मानव ने। अच्छा, और तुम ऐसा क्यों करोगे? तनीषा ने पूछा। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसा करना चाहता हूँ, मानव ने तनीषा को जवाब दिया। तनीषा पलटी और उसने मानव के शरीर से अपनी नीडल निकल ली, जिसकी वजह से मानव हिल भी नहीं पा रहा था। मानव ने अपने हाथों को मूव किया और जब उसे यकीन हो गया कि अब वो पूरी तरह ठीक है, तब उसने तनीषा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और इस बार उसने उसकी बॉडी को ब्लॉक न करके उसके हाथ टाइटली पकड़े और उसके सर के पीछे बांध दिए। अब करके दिखाओ, मानव ने तनीषा को चिढ़ाते हुए कहा। मानव रायचंद, आई विल किल यू, यू लायर, तनीषा ने गुस्से से कहा। माई लेडी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, मानव ने डेविलिश स्माइल से कहा। नहीं, ये लव है, नहीं तुम्हारी मुझसे कोई वॉर, सो जस्ट लीव मी, तनीषा ने मानव को खानाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा। हाँ, ये दोनों ही नहीं है मगर टिट फॉर टैट तो है ना, मानव ने तर्क दिया। यू नो व्हाट मानव रायचंद, तुम मेरे सामने किसी 2 साल के बच्चे की तरह बन जाते हो, जिस वजह से मुझे ये बिलीव ही नहीं होता कि तुम द फेमस डेमोनिक टेरिटरी के हेड हो, तनीषा ने कहा। और तुम अक्सर किसी 80 आंटी की तरह डीड यू जस्ट से, तुम जानती ईयर्स की ओल्ड वेट, व्हाट तुमने और किसे बताया है ये? मानव ने तनीषा के हाथों पर पकड़ मजबूत बनाते गुस्से से हुए कहा। और तभी तनीषा ने मौका देखकर उसके एब्डोमेन मसल पर घुटने से जोरदार वॉर किया, जिस वजह से मानव की पकड़ तनीषा के हाथों से ढीली हो गई और तनीषा आजाद हो गई। मानव को इतना पेन हो रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बताए क्या और जताए क्या। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और साथ ही अपनी मुठियां कस ली। वो अपना दर्द सहन कर रहा था। तनीषा को उसे ऐसे देखकर काफी मजा आ रहा था, मगर कुछ देर बाद भी जब मानव का दर्द कम नहीं हुआ तो तनीषा ने जल्दी से अपनी नीडल से मानव की तकलीफ कम कर दी, जिसकी मानव को खबर तक नहीं लगी, मगर दर्द के अचानक से गायब हो जाने की वजह से वो समझ गया कि तनीषा ने ही उसकी हेल्प की है। तनीषा पलटी और कहा, यू नो व्हाट, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, सो जस्ट बी अवेयर। अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो मैं भी सबको बता दूंगी कि जिस मानव रायचंद को सब अंडरवर्ल्ड का डॉन समझते हैं वो सिर्फ डॉन नहीं, अपनी टेरिटरी का फेमस डेमोन किंग है। वैसे आई मस्ट से तुममें काफी गट्स है, तुमने अपने नानाजी से इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी है। और कैसा रहेगा अगर मैं न्यूज़पेपर की हेडलाइन पर ये सब लिखवा दूं कि द फेमस डेमोनिक वर्ल्ड किसी और की नहीं, मानव रायचंद की टेरिटरी है। ओह, मैं तो ये भूल ही गई, लोगों की नजरों में मानव रायचंद तो कोई और ही है न, बट कोई बात नहीं, जब सच्चाई बाहर निकालने का जिम्मा लिया है तो पूरा भी तो मुझे ही करना पड़ेगा, है न? तनीषा, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो, मानव ने दांत पिसते हुए कहा। ओ माय डियर, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तनीषा अपने असली रंग दिखाएगी तो सारी हदें पार कर जाएगी। तुम जैसे लोगों के साथ दुनिया बस तनीषा को देखते ही रह जाएगी। आई एम वार्निंग यू, अगर तुमने मेरा खेल बिगाड़ने की कोशिश की तो तनीषा अपना भैरवी तांडव तुम्हारे सर पर चढ़कर करेगी, तनीषा ने कोल्डली मानव से कहा। तुम धमकी दे रही हो मुझे? मानव ने तनीषा को घूरते हुए पूछा। मैंने वार्निंग दी है मगर तुम इसे धमकी ही समझना, और तनीषा अपनी धमकी सब पर वेस्ट नहीं करती है,
तुम वो हो जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ, इसीलिए यू आर स्पेशल, नाउ गेट लॉस्ट, तनीषा ने कहा और उसने मानव की तरफ अपनी पीठ कर दी। आई एम। मानव ने तनीषा की बात कबूली और जाने के लिए दरवाजे से जाने लगा कि अचानक वो जाते जाते रुक गया और उसने कहा, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी तुम मेरे पास आ सकती हो और मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा, फिर चाहे मुझे उस काम के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ ही क्यों न जाने पड़े। ये बात मैंने मजाक में कही है, मगर तुम्हें सीरियसली लेनी है, माइंड इट। और इतना बोलकर मानव रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही तनीषा के फेस एक हल्की ही सही मगर मुस्कुराहट आ गई और बस कुछ ही सेकंड्स की। मानव के जाने के बाद तनीषा ने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल किया। कुछ देर बात करने के बाद ओके, काम हो जाना चाहिए, किसी गलती की भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कॉज तनीषा डोंट लाइक मिस्टेक्स। तनीषा ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया। मजा तो अब आएगा, दुश्मन को बेइज्जत करके मारने में जो मजा है वही मजा अब मेरे दुश्मनों को आने वाला है। और इतना कहकर तनीषा ने अपनी नेक स्ट्रेच की और एक डेविलिश स्माइल के साथ खुद मिरर में देखा। रूम में आने के बाद मानव पता नहीं मगर खुश था। इस खुशी की वजह उसे नहीं पता थी शायद, मगर फिर भी वो खुश था। उसके माइंड में बार बार तनीषा के बोले हुए वही वर्ड्स चल रहे थे जो तनीषा ने शायद ही किसी और से कहे थे, यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल। मानव बार बार बड़बड़ा रहा था, यू आर स्पेशल फॉर हर मानव रायचंद। आई रियली डोंट नो डेट व्हाट्स हैपनिंग विथ मी बट आई रियली लाइक व्हाट शी शेड, शी इज आल्सो स्पेशल फॉर मी। मानव खुद में बड़बड़ाया और अपने बेड पर लेट गया, मगर उसे कुछ याद आया और वो एकदम से बेड से उठा और उठकर बैठ गया। उसने वो सब कैसे किया? एक पल में उसने मुझे ऑलमोस्ट पैरालाइज कर दिया था, मगर कैसे मुझे क्यों नहीं पता चला? वो इन 5 सालों बहुत ज्यादा बदल चुकी है। वो क्या क्या कर सकती है? क्या वो सच में एक लड़की, आई मीन क्या सच में वो इंसान भी है? मानव खुद में बड़बड़ाए जा रहा था। रात खत्म हो गई और दूसरा दिन आ गया था, मगर सुबह ही वहां कोहराम सा मच गया। टू बी कंटिन्यू। ऐसा भी क्या किया प्लेन है? तनीषा का टारगेट कौन है और तनीषा की हरकत जानने के लिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय। CH22 तनीषा का फैलाया जाल। अब आगे। सुबह आहूजा मेंशन में कोहराम मच गया। दादाजी ने सबको नाइट सूट चेंज करने तक का वक्त नहीं दिया और यूं ही बोला लिया सिर्फ मानव, आराध्या और तनीषा को छोड़कर, क्योंकि ये सभी लोग घर में नए थे। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने आहूजा फैमिली के बारे में बातें लीक की? किसकी? दादाजी ने चिल्लाते हुए पूछा। सबकी बोलती पर लॉक लग गई, मगर उन सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये सब किया किसने? आहूजा फैमिली एक ऐसी फैमिली थी जिसके नाम के अलावा लोगों को कुछ नहीं पता था। वो लोग दुनिया की नजरों से दूर ही रहते थे, यहाँ तक कि उनके बिजनेस में भी कभी उनका नाम नहीं लगता था। आहूजा फैमिली का अस्तित्व 400 सालों से था और 400 सालों में वो लोग किसी के सामने नहीं आए थे। ब्रिटिश सरकार की तक हिम्मत नहीं थी। उनकी नज़र में भारत में कब्जा करना आसान था, मगर आहूजा फैमिली पर उनकी हाथ डालने तक की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उनके परिवार के पास उस वक्त कुछ ऐसी सुपरनैचुरल पावर्स थी जिनसे दुनिया पूरी पलट सकती थी। 4 बार ब्रिटिश सरकार ने उनसे ये सब धोखे से हासिल भी करना चाहा, इसीलिए आहूजा फैमिली के पूर्वज ने अपनी सारी शक्तियां नष्ट कर दी थी और उनके पास रहा था तो सिर्फ उनका फीनिक्स जेड, जिसमें असीम शक्तियां थी, मगर शक्तियों का स्रोत खत्म होने की वजह से उस जेड की शक्तियां भी घट चुकी थी। उनकी शक्तियों का स्रोत कोई वापस ला सकता था तो वो था उनका वारिस। नहीं, दादाजी ने कभी उन शक्तियों को हासिल करना चाहा और न ही त्रिशाहूजा ने, क्योंकि उन्हें उन शक्तियों के फायदे और नुकसान दोनों ही मालूम थे। यह वजह थी कि वो लोग दुनिया के सामने नहीं आना चाहते थे। मगर आज न जाने कहां से आहूजा फैमिली का भेद सबके सामने खुल चुका था, जिस वजह से दादाजी बहुत ज्यादा नाराज थे। बताओ मुझे, किसने दी खबर दुनिया को हमारे बारे में?
बताओ वरना तुम सबको उबलते पानी में डालकर मरने के लिए छोड़ देंगे, दादाजी ने अपनी छड़ी पटखते हुए कहा। मगर किसकी इतनी मजाल थी कि वो कुछ बोल दे। कोई कुछ नहीं बोला। अपनी माँ के साथ खड़ा रोने तो बासियां ले रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। अचानक सामने से त्रिश आहूजा का असिस्टेंट भागता हुआ वहां पहुंचा और उसने आते ही उनके कान में कुछ कहा, जिसे सुनते ही त्रिश आहूजा का चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने सुमित्रा जी से दमदार आवाज में पूछा, सुमित्रा आलिया कहाँ है? सुमित्रा जी को लगा वो आलिया के बारे में शायद उसकी गैर मौजूदगी की वजह से पूछ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सफेद झूठ बोल दिया, भैया आलिया की तबीयत ठीक नहीं थी और वो रात भर सो नहीं पाई, बस सुबह ही उसकी आंख लगी है इसीलिए मैंने उसे नहीं उठाया, वैसे भी बड़ों के मामलों में बच्चे क्या करेंगे। त्रिश आहूजा ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा और दांत पिसते हुए कहा, जाओ और आलिया को घसीटते हुए मेरे सामने लेकर आओ। असिस्टेंट ने हामी भरी और ये देखते ही सुमित्रा जी का चेहरा सफेद पड़ गया जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई। मगर जब उन्होंने असिस्टेंट को घर से बाहर जाते हुए देखा तब जाकर उन्होंने चैन की सांस ली, मगर उनके ये चैन ज्यादा देर तक नहीं टिका क्योंकि त्रिश आहूजा का असिस्टेंट को लगभग घसीटते हुए ला रहा था। असिस्टेंट मेन हॉल पर आलिया को लेकर आया और सबके बीच में झटक दिया जिस वजह से आलिया नीचे गिर गई। सुमित्रा जी जल्दी से आलिया के पास आई और उसे अपनी बाहों में छुपाते हुए चिल्लाई, तुम 2 कौड़ी के असिस्टेंट, तुम्हारी मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई? तुम भूल गए कि आलिया इस घर की कौन है? जरा मुझे भी तो बताओ सुमित्रा की आलिया इस घर की कौन है? त्रिश आहूजा ने सख्ती से पूछा। सुमित्रा जी ने कहा, भैया आलिया आपकी भांजी है और आप ये सब भूलिए मत कि आपकी भी एक बेटी है। अगर उसके साथ किसी ने ऐसा कुछ, मुंह बंद रखो अपना, हालत देखो जरा इसकी कैसे बेशर्मों की तरह नसें में चूर हो रखी है। इसकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो क्योंकि तुम्हारी सह मिलने की वजह से, तुम्हारा इसकी गलतियों में पर्दा डालने की वजह से ये ऐसी हुई है। तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस लाडली बेटी ने क्या किया है? नहीं पता न, मैं बताता हूँ, इनफैक्ट दिखाता हूँ। इतना बोलकर त्रिश आहूजा ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। असिस्टेंट ने अपनी गर्दन हिलाई और मेन हॉल में रखा प्रोजेक्टर ऑन करके उसे अपने फोन से कनेक्ट कर लिया। उस प्रोजेक्टर से सामने की स्क्रीन पर एक वीडियो चली जिस पर आलिया नशे में धुत होकर किसी से लड़ रही थी और कह रही थी, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं आहूजा फैमिली की बेटी हूँ, तुम्हें खड़े खड़े खरीद सकती हूँ। तुम होंगे बड़ी बाप की औलाद मगर मैं एक ऐसे खानदान से आती हूँ जिसकी हस्ती 400 सालों से यहाँ मौजूद है मगर तुम सबकी नजरों से छुपा हुआ है। तुम जैसे 2 कौड़ी के लड़के मुझे रिजेक्ट करोगे, आलिया आहूजा को। तुम भी उस मानव रायचंद की तरह हो। तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, मैं सबसे बदला लूंगी, सबसे। और इतने में वो वीडियो खत्म होकर दूसरी वीडियो लग गई। उस वीडियो में आलिया किसी लड़के की गोद में बैठी हुई थी और नशे में आहूजा फैमिली के बारे में सब कुछ उगल रही थी। जितना उसे उसकी माँ से पता लगा था वो तो अच्छा था कि उस लड़की ने किसी तरह के शक्ति के स्रोत की कोई बात नहीं की उस लड़के से, मगर हैरानी की बात ये थी कि पहले वाली वीडियो में आलिया जिससे लड़ रही थी उसकी स्कलन ही दिख पाई थी और दूसरी बार वो जिससे बात कर रही थी उसने मास्क लगाया हुआ था। ये सब देखकर दादाजी को काफी गुस्सा आ रहा था और उन्होंने आलिया को कड़ी से कड़ी सजा देने का मन बना लिया था। उन्होंने त्रिश के असिस्टेंट को आर्डर देते हुए कहा, जाओ और इसे बैकयार्ड की अंधेरी कोठी में बंद कर दो। सुमित्रा जी का चेहरा ये सुनकर सफेद पड़ गया। उन्हें अब कोई वजह नहीं मिल रही थी अपने पिता की बात न मानने की। अगर वजह होती भी तब भी वो अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकती थी। आलिया के डैड के चेहरे पर गुस्सा तो था मगर उन्हें त्रिश और उनके पिता से डर भी काफी लगता था, इसीलिए वो आखिर तक चुप रहे। आलिया को घसीटते हुए आहूजा फैमिली की बैकयार्ड की अंधेरी कोठी में ले जाकर पटक दिया और दरवाजा लॉक कर दिया गया। नीचे लगा ड्रामा कोई बड़े मजे से एंजॉय कर रहा था और वो और कोई नहीं तनीषा थी जिसने नीचे अपना पाई कैमरा भेजा था जो आई इतना छोटा था कि दिखता भी मुश्किल से था और अगर दिख जाए तो खुद ही खुद को डिस्ट्रॉय भी कर सकता था।
उसे बाहर लगा ड्रामा देखने में काफी मजा आया। उसे याद आया कि बचपन में तनीषा की आंटी ने उसे बताया था कि उसके डैड की गैरमौजूदगी में एक बार उसकी बुआ यानी सुमित्रा जी ने अपनी माँ के साथ मिलकर तनीषा की माँ को इसी तरह सबके सामने बेइज्जत किया था और किसी ने रोकने की भी कोशिश नहीं की। बाद में जब मानव के नाना वर्षा से मिलने आए थे तब उन्होंने वर्षा की हालत देखी और वो बहुत गुस्सा हुए थे। टू बी कंटिन्यू। फर्स्ट किस और बिजली का झटका। अब आगे। आज तनीषा को सुमित्रा को अपनी बेटी के लिए यूं रोते देख काफी अच्छा लग रहा था। आज उसके बदले की पहली सीढ़ी पार हुई थी। अचानक उसका दरवाजा बजा और ये सुनते ही उसने अपने हाथ में पकड़ा टैब साइड में रखकर बंद कर दिया। तनीषा दरवाजे के पास गई और उसने एक भोला मासूम चेहरा बनाकर दरवाजा खोला। तुम्हें पता है, अगर तुम इतनी ही भोली होती जितना तुम सबको दिखा रही हो तो मैं तुमसे अभी जान से मार देता। तनीषा ने जब आवाज सुनकर सर उठाकर देखा तो सामने मानव था। उसके एक्सप्रेशन मानव को देखकर चेंज हो गए और जहां पहले उसका मासूम चेहरा मानव के सामने था अब वही चेहरा डरावना और सख्त लग रहा था। क्यों तुम आदमखोर हो? नहीं। तो क्या तुम दल्लाद हो? नो। तो फिर तो तुम सीरियल किलर होंगे। ऑफ कोर्स नॉट, मानव ने चिढ़ते हुए कहा। तो तुम मेरी जैसी एक भोली लड़की को क्यों मरना चाहोगे? तनीषा ने कहा। मानव ने इधर उधर देखा। यहाँ भोली भाली लड़की है कौन? ओ सॉरी, कहीं तुम अपनी बात तो नहीं कर रही? अगर कर रही हो तो मैं बता दो, तुम कुछ भी हो सकती हो मगर भोली भाली नेवर। मानव ने सरकेसम के साथ कहा। एक्सक्यूज मी मिस्टर मानव रायचंद, अगर तुम्हें यूं लगता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है, तनीषा ने मानव को घूरते हुए कहा। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ? मानव ने पूछा। तो तनीषा ने एक ईविल स्माइल दी और मानव के पास गई। धीरे धीरे तनीषा जब मानव की 3 इंच की दूरी तक पहुंच गई तो मानव का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। मानव को समझ नहीं आया कि उसकी हार्ट बीट्स अचानक इतनी फास्ट क्यों हो गई। तनीषा रुकी और मानव के कान के पास जाने के लिए अपने पंजों में खड़ी हो गई क्योंकि मानव बहुत टॉल था। मानव रायचंद, मुझे जानने के लिए तुम्हें इससे भी ज्यादा पास आना पड़ेगा मगर ऐसा करने से शायद तुम्हारा दिल धड़कना ही भूल जाएगा। हो अगर तुम मर गए तो? तनीषा ने अपनी ईविल स्माइल बरकरार करते हुए कहा। तनीषा उसके पास से हटने ही वाली थी कि मानव ने फुर्ती से उसकी नैक पकड़ी और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए। तनीषा का माइंड लाइफ में पहली बार इस तरह ब्लैंक हुआ था। उसकी दोनों जिंदगियों को मिलाकर ये उसका फर्स्ट किस था और साथ ही सडन भी। मानव ने सिर्फ अपने लिप्स उसके लिप्स पर रखे थे, उसने सक करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की और कुछ देर बाद मानव ने तनीषा के लिप्स से हटते हुए उसके कान में कहा, इतना पास चलेगा? तनीषा की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी। वो अभी भी ब्लैंक ही थी। मानव ने उसका बड़ी बड़ी आंखों वाला चेहरा देखा और एकदम से उसे उसकी तरफ एक खिंचाव सा महसूस किया। उसे आज जिंदगी में पहली बार कोई लड़की क्यूट लगी थी और वो भी तनीषा जैसी लड़की। उसने आगे बढ़कर तनीषा के चीक्स पर किस किया और कहा, मुझे नहीं पता था माय मिस मिरेकल कैन बी सो क्यूट। तनीषा को होश आया और उसके होश में आते ही मानव पलट गया। मगर उसने एक कदम बढ़ाया ही था कि उसे ऐसा लगा कि उसे करंट लग रहा है और अचानक वो बेहोश हो गया। एंड मुझे नहीं पता था यू कैन बी सो इडियट, तनीषा ने कहा। मानव उसके डोर पर ही बेहोश हुआ था। उसने आजू बाजू देखा और मानव के दोनों पैर पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। मानव जमीन में घिसता हुआ अंदर हुआ और तनीषा ने उसके पैर छोड़ दिए। आज के बाद मुझसे पंगे लेने की हिम्मत नहीं करेगा, ब्लडी परवर्ट, तनीषा फिर बड़बड़ाई और रूम से बाहर चली गई। जाने से पहले उसने मानव की नैक के पीछे एक नर्व दवाई जिससे मानव को कुछ घंटों में नहीं बल्कि कुछ मिनट में होश आ जाए और किसी को उस पर शक न हो। तनीषा के जाने के 5 मिनट बाद मानव को होश आया और वो अपना सर पकड़कर जमीन में बैठ गया।
उसे फिलहाल बहुत अजीब महसूस हो रहा था। आखिर मानव रायचंद को एक लड़की दूध में पड़ी मक्खी की तरह कैसे ट्रीट कर सकती है? आखिर अभी हुआ क्या था? उसने मेरे साथ अब क्या कर दिया? ओ गॉड, ये लड़की आखिर है क्या चीज? कल इसने मुझे एक्यूपंक्चर से पैरालाइज किया, इसीलिए मैंने पता करवाया तो पता चला ये मिस मिरेकल के नाम से फेमस है, और अब इसने मुझे बिजली के झटके देना शुरू कर दिया। ऐसा भी कौन सा मैजिक है इसमें? मानव इतना बड़बड़ा कर उठा और अपने कपड़े ठीक करके रूम के बाहर चला गया। नीचे जब वो ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचा तो तनीषा उसी की तरफ देख रही थी। उसकी सूरत तो उस वक्त मासूम लग रही थी, मगर उसकी आंखें किसी शैतान की तरह। एक मिनट के लिए मानव शॉक में पड़ गया और सोचा, क्या मैं जाऊं? कहीं इसने दोबारा कुछ कर दिया तो? नो नो मानव, यू आर मानव रायचंद, तू डर कैसे सकता है, वो भी एक लड़की से? और इतना सोचकर मानव के एक्सप्रेशन ऐसे हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। मानव जाकर फिर से अवी की चेयर के पास गया और उसे उठने का इशारा किया। अवी ने उसे घूर कर देखा जैसे मानव उसके साथ कोई नाइंसाफी कर रहा हो। उसे ऐसे घूरता देख मानव ने उसे डबल घूर कर देखा। अब अवी कितना भी बड़बोला क्यों न हो था तो बच्चा ही, इसीलिए वो वहां से उठ गया और तनीषा के बगल में बैठ गया। ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता, फिर चाहे मैं इसे कितना भी टॉर्चर कर लूं, तनीषा खुद में बड़बड़ाई। धीरे धीरे सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए अनन्या ने बांडा फोड़ दिया। आज सबके चेहरे कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे। सुमित्रा जी ने तनीषा के आलिया को लेकर सवाल पर उसे घूर कर देखा। आलिया कहाँ है? पूछो ना अपने डैड से, कहाँ है आलिया? सुमित्रा जी ने ये बात बहुत अजीब ढंग से कही थी। तनीषा ने अपने डैड की तरफ सवालिया नजरों से देखा। वो आलिया कुछ दिनों के लिए अपनी दादी के पास गई है, त्रिसाहूजा ने कहा। उनकी बात सुनकर सुमित्रा जी को काफी गुस्सा आया और वो एकदम से डाइनिंग चेयर से उठकर जाने लगी। बैठ जाओ सुमित्रा, वरना तुम भी आलिया के पास अपने ससुराल जा सकती हो, फैसला तुम्हारा है, त्रिसाहूजा ने दमदार आवाज में कहा। डैड, सुमित्रा जी ने कहा। त्रिस बिल्कुल सही कह रहा है सुमित्रा, वैसे भी जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम यही हो। तुम्हारे पति को घर जमाई बनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा, क्यों न तुम कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल चली जाओ, दादाजी ने कहा। सुमित्रा जी के पति ने उन्हें हाथ खींचकर वापस बैठा दिया। नंदिता जी इन सब चीजों का काफी मजा उठा रही थी। वहीं मिस्टर गोयल जो खास आराध्या से मिलने आए थे, उनका ध्यान सिर्फ आराध्या की प्लेट में खाना रखने में ही था। नानू, ये बहुत ज्यादा है, मैं इतना सारा कैसे खाऊंगी? और मुझे ये उबली हुई सब्जियां अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं खाऊंगी इसे, आराध्या ने बच्चों जैसे कहा। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खानी चाहिए, मिस्टर गोयल ने कहा। आप क्यों परेशान कर रहे हैं आराध्या को? वो बच्ची नहीं है, उसका जो मन होगा वो वही खाएगी, मानव ने चिढ़ते हुए कहा। मानव की बात सुनकर मिस्टर गोयल का मुंह बन गया। उन्होंने तनीषा को देखा जो चुपचाप अपना खाना खा रही थी। तनीषा, बेटा कुछ सिखाओ इस मानव को, तुम इतनी समझदार, इतनी शांत हो, भोली भाली सी, और मानव को देखो, अगर इसमें तुम्हारे जितनी 10% क्वालिटीज भी आ गई ना तो मैं चैन से मर सकूंगा। नानू, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो अभी बहुत ज्यादा जियोगे, तनीषा ने बहुत ही प्यार से कहा और फिर अपने बगल में बैठे मानव को देखा। आप नानू से प्यार से बात क्यों नहीं करते? वो आपके नाना जी है, उनका आपके सिवा है ही कौन? आप ऐसे करोगे तो नानू को कितना बुरा लगेगा। आप हमसे प्रॉमिस करिए कि आप आज से इनसे प्यार से बात करेंगे। तनीषा ने इतने प्यार से कहा कि मानव की बोलती ही बंद हो गई। करिए प्रॉमिस, कहा तनीषा ने फिर से कहा। मानव तनीषा की भोली सी शकल में ऐसे खो गया कि उसने फ्लो में अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। मगर तनीषा ने उसकी तरफ देखकर एक ईविल स्माइल दी जो सिर्फ उसी ने देखी, और उसे एहसास हुआ कि उसने किस तरह का प्रॉमिस कर दिया है। अहम, मेरा हो गया कर, मानव उठ गया। और इतना बोल। मानव लिविंग रूम के सोफे में बैठकर राज का इंतजार कर रहा था। आहूजा मेंशन के बाहर जैसे ही राज कार से उतरा, वहां एक और कार आ गई।
जिसमें से एक लड़की बाहर निकली। ये यहाँ मगर क्यों? वो लड़की और कोई नहीं अनन्या थी, जिससे राज एयरपोर्ट पर मिला था। अनन्या कार की बैक साइड से एक सूटकेस निकल रही थी और भारी होने की वजह से उससे वो हो नहीं पा रहा था। राज उसके पास गया ही था कि बैग निकालने में अनन्या का बैलेंस बिगड़ गया और वो पीछे की तरफ गिरने लगी। तभी उसे किसी की मजबूत बाहों का एहसास हुआ। उसने अपनी नजर उठाकर देखा तो पाया कि वहां पर एक क्यूट सा हैंडसम सा लड़का उसे अपनी बाहों में थामे खड़ा है। अनन्या ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो रात से पहले भी मिली है। वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी वहां तनीषा अनन्या को लेने पहुंची, क्योंकि उसके बिना तो अनन्या को अंदर एंट्री मिलना नामुमकिन है। क्या चल रहा है यहाँ पर? तनीषा ने उन दोनों को इस तरह से देखते हुए कहा। उसकी आवाज सुनकर राज अनन्या से अलग हुआ, मगर अभी भी उसी में खोई हुई थी। तनीषा अनन्या के पास आई और उसे राज को निहारता पाकर उसके सिर पर एक चपत मारी। कहाँ खोई है तू? चल अंदर। तनीषा ने उसका हाथ पकड़ा और अपने लगेज की तरफ बढ़ाया ही थी कि राज बोल पड़ा, डोंट वरी मैम, इसे मैं ले आऊंगा, आप लोग अंदर जाइए। ओके। राज तनीषा को एक ही नजर में पहचान चुका था। आखिर इतने सालों बाद भी वो उस सजा को ही भुला था जो मानव ने उसे तनीषा के भागने पर दी थी। अनन्या और तनीषा अंदर आए ही थे कि अनन्या की नजर मानव पर पड़ी और जोर से बोल पड़ी, आप यहाँ भी? लिविंग में बैठे दादाजी मिस्टर गोयल और त्रिसाहुजा ने जब अनन्या की आवाज सुनाई तो उन्होंने अपनी नजरें अनन्या की तरफ घुमा ली और उन सब ने अनन्या की नजरों का पीछा किया जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मानव को ही घूर रही थी। मानना पड़ेगा, आपका भी त्रिशु के बिना मन ही नहीं लगता, हर जगह आ जाते हो, कहा अनन्या ने। अनन्या की बातें सुनकर तनीषा का मन कर रहा था कि वो उसे बालों से पकड़कर मेन हॉल के झूमर से लटका दे। तनीषा ने अनन्या के आगे आकर उसे बुरी तरह घुरा, जिससे अनन्या समझ गई उसने गलत टाइम पर गलत बात बोल दी, मगर अब वो क्या जर सकती थी जिससे ये पूरी बात संभल जाए। मानव का तनीषा के बिना मन नहीं लगता, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? त्रिसाहुजा ने पूछा। सबकी नजर इस वक्त अनन्या पर ही थी। अनन्या की तो जान सूखने लगी थी उनकी डरावनी नजरें देखकर। मिस्टर गोयल और दादाजी कभी एक दूसरे को देखते, कभी अनन्या और कभी मानव और तनीषा को। बूढ़ों, मुझे ये मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा लग रहा है। क्या इन दोनों के बीच सच में कुछ चल रहा है? इस लड़की की बातें सुनकर तो लगता है तनीषा और मानव एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या हम लोगों के कुछ करने से पहले ही इन दोनों ने अपना सारा इंतजाम कर लिया है? मिस्टर गोयल ने दादाजी के कान में कहा। चुप बे बुढ़े, अगर ऐसा कुछ हुआ न तो मुझे यकीन है तेरा मानव ही मेरी फूल सी बच्ची के पीछे पड़ा होगा। मेरी तनीषा तो इतनी भोली है कि अगर कोई रात को दिन बोल दे तब भी वो खुशी खुशी विश्वास कर ले। पक्का तेरे नाती की ही इसमें कोई करामात है, दादाजी ने कहा। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम्हारा मतलब क्या था? तुम्हारी बात से सीधा सीधा बताओ, त्रिसाहुजा ने अनन्या को फोर्स करते हुए पूछा। उस 2 ही मिनट के वक्त में अनन्या के हाथ की हथेलियां पसीने से भीग गई। तनीषा कुछ सोच ही रही कि उसे किस तरह से बात संभालनी चाहिए कि उसकी नजर मानव पर पड़ी, जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जस्ट फाइन, त्रिसाहुजा ने फिर कहा। अब आगे टू बी कंटिन्यू। अनन्या के आज पैर ठंडे पड़ने लगे थे। बाय गॉड, इतना प्रेशर तो मुझे तब भी फील नहीं हुआ जब मैंने मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एक्सपर्ट्स के सामने दिखाया था। एक तरफ शैतानों का राजा खड़ा है, एक तरफ शैतानों की राजकुमारी। जाऊं तो जाऊं कहाँ? भगवान, मैं अंदर आई ही क्यों? मुझे तो इसका लगेज इसको पकड़ाकर बाहर से ही उल्टे पांव भाग जाना चाहिए था। अनन्या खुद ही में बड़बड़ा रही थी। मैं तुमसे कुछ रहा हूँ, तुम्हें क्या सुनाई नहीं दे रहा है? त्रिसाहुजा ने कहा। हाँ हाँ डॉट, हाँ डॉट डॉट बताती हूँ ना। वो मैं डॉट, ये वो मैं अनन्या बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर तनीषा की डरावनी आंखें देखकर वो आगे बोल ही नहीं पा रही थी।
ये क्या बकरी की तरह मैं लगा रखा है जो बोलना है साफ साफ बोलो न, मिस्टर गोयल ने कहा। इससे पहले कि अनन्या बोलती पीछे से आवाज आई, वो बात ये सर कि हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। तनीषा की आंखें पत्थर सी हो गई और उसने पीछे पलट कर देखा। वहां राज था। कहाँ और कब? इतनी बड़ी बात हमें कैसे नहीं पता, मिस्टर गोयल ने इंटरेस्ट लेते हुए कहा। एयरपोर्ट पर जब आराध्या इंडिया आई थी बस तभी तनीषा मैम भी आई थी और मैंने जल्दी जल्दी में इनकी फ्रेंड की गाड़ी ठोक दी थी क्योंकि इनकी कार बीच रास्ते में लगी हुई थी और हम दोनों में थोड़ी बहस भी हो गई थी, राज ने कहा। अनन्या के दिमाग की घंटी बजी और अब जाकर उसे याद आया वो भी राज से पहले मिल चुकी है। इस बात का इस लड़की की कही हुई बात से क्या लेना देना है? त्रिसाहूजा ने पूछा। क्या लेना देना सर? वो बहुत ज्यादा लेना देना है। वो हाँ, हम दोनों में उस दिन बहस चल रही थी और तनीषा मैम भी वही थी, मगर मानव सर के कार से निकलने से पहले तनीषा मैम को किसी का कॉल आ गया और तनीषा मैम मानव सर को देख नहीं पाई मगर मानव सर ने तनीषा मैम को देख लिया। बॉस बस मैम को ही देख रहे थे और बस देख ही रहे थे मगर उन्हें मैम को देखते हुए उनकी फ्रेंड ने देख लिया और तभी से उन्हें लगता है कि बॉस तनीषा मैम के पीछे पड़े हैं और उन्हें पसंद करते हैं। इतना सब बोलकर राज ने चैन की सांस ली। अब इन्हें क्या हमें भी लगता है कि हमारे सपूत तनीषा को पसंद करते हैं, मिस्टर गोयल ने मानव की चुटकी लेते हुए कहा। अरे बेटा तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हारे और हमारे विचार बहुत मेल खाते, आओ हमारे पास आओ और हमें बताओ कि तुम्हें और कैसे कैसे लगता है कि मानव तनीषा को पसंद करता है, मिस्टर गोयल ने अनन्या से कहा। अनन्या को पूरे हॉल में मौजूद लोगों में से सबसे सेफ वाइब मिस्टर गोयल से ही आ रही थी और उनके बुलाने पर वो उनके पास जाकर बैठ गई। मानव एकदम से अपनी जगह से उठा और बाहर की तरफ बढ़ने लगा। वो एकदम से तनीषा के पास रुक गया और उसने कहा, मुझे डिसाइड करके बताना कि तुम मेरी इस हेल्प के लिए मुझे रीपे कैसे करोगी। मानव ने इतना कहकर तनीषा की तरफ देखा और राज की तरफ बढ़कर वहां से चला गया। तनीषा भी सबकी तरफ हॉल में बढ़ गई और अनन्या के बगल में जाकर बैठ गई। मिस्टर गोयल ने अनन्या से थोड़ी इधर उधर की बातें की और अचानक से उन्होंने तनीषा से पूछ लिया, तनीषा क्या हम आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? जी नानू, आपको मेरी परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, तनीषा ने भोली सी सूरत बनाकर कर प्यार से कहा। अनन्या उसका ये भोला भाला चेहरा देखकर शॉक्ड थी और तनीषा को ऐसे देख रही थी मानो दुनिया का 8वां अजूबा वही है। मिस्टर गोयल ने अपना सवाल किया, बेटा तुम्हें मानव कैसा लगता है? मिस्टर गोयल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। मिस्टर गोयल का ये सवाल सुनकर तनीषा का अंदर की अंदर मुंह बन गया मगर उसने बाहर से अपनी झूठी मासूमियत बरकरार रखते हुए कहा, वो नानू वो तो बहुत अच्छे हैं, हाँ माना थोड़े जिद्दी है, हाँ वो सब पर अपना हुक्म चलाते हैं, हाँ वो खुद से बड़ा किसी को नहीं समझते, हाँ वो अड़ियल है, हाँ वो मुंहफट भी है, उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले की नजरों में उनकी क्या छवि बन रही है, हाँ वो आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, हाँ वो मनमौजी है, हाँ वो सबको अपनी छोटी छोटी आंखों को बड़ा बड़ा करके डराते हैं, मगर फिर भी वो बहुत अच्छे हैं। तनीषा ये सब इस तरीके से बोल रही थी जैसे वो मानव की तारीफ कर रही हो। मुझे आज एहसास हुआ कि मेरे मानव में कितनी बुराइयां हैं, मगर तुम्हें भी मानना पड़ेगा बेटा, तुम्हें एक ही दिन में मानव की हर बुराई का पता लग गया और फिर भी तुम कह रही हो वो बहुत अच्छा है, मिस्टर गोयल ने कहा। उन्हें तनीषा के इस नेचर ने काफी इम्प्रेस किया था। मिस्टर गोयल ने फिर कहा, बेटा न जाने मुझे ये क्यों लगता है कि मेरे मानव को कोई सीधा कर सकता है, उसे सुधार सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, ये मेरा दिल कहता है, तो क्या तुम तनीषा जाओ अपनी दोस्त को अपना रूम दिखाओ और वहाँ ढेर सारी बातें करो। आई नो लड़कियों को गर्ल्स टॉक करने में मजा आता है,
त्रिसाहूजा ने मिस्टर गोयल की बात को बीच में काटते हुए बोला। तनीषा ने उनकी बात में हामी भरी और अनन्या के साथ लिफ्ट की तरफ चली गई। मिस्टर गोयल त्रिस को बुरी तरह घूर रहे थे। तनीषा जैसे ही लिफ्ट में एंटर हुई, त्रिसाहूजा ने मिस्टर गोयल से कहा, अंकल आप क्या करना चाह रहे थे? मैं वही करना चाह रहा था जो तुझे लग रहा है, मिस्टर आहूजा ने कूल होते हुए कहा। अंकल ये गलत है, मानव और तनीषा का कोई मेल नहीं है। वो मेरी तनीषा के बिल्कुल लायक नहीं है। मानव एक आग का दरिया है और मेरी तनीषा एक शांत झील। वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल कंपेटेबल नहीं है, त्रिसाहूजा ने कहा। मैं वो सब नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि कंपेटेबल तो तू और वर्षा भी नहीं थे। तू भी वर्षा के बिल्कुल लायक नहीं था, फिर भी मैंने अपने दोस्त और तेरे बाप के खिलाफ जाकर तेरी शादी करवाई थी। तब ये ज्ञान याद नहीं आया जो तू अभी मुझे दे रहा है। और हाँ, इस बार तेरा बाप भी मेरी ही तरफ है, विश्वास न हो तो पूछ ले। एहसान फरामोश, मिस्टर गोयल ने कहा और त्रिसाहूजा की बोलती बंद कर दी। लिफ्ट में अनन्या तनीषा को बड़ी बड़ी आंखों से घूरे जा रही थी। तू मुझे क्यों घूर रही है? क्या मेरी शकल में तुझे राज दिख रहा है? तनीषा ने बिना अनन्या की तरफ देखे कहा। अनन्या ने उसके सर पर हाथ लगाकर देखा, कहीं तनीषा को बुखार तो नहीं है? क्या करना चाहती है तू? तनीषा ने उससे पूछे। त्रिशु, तू त्रिशु ही है ना? मेरा मतलब अभी बाहर तू थी मगर तू नहीं थी, कोई और ही थी। मगर अगर वो तू नहीं थी तो कौन थी? अनन्या ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। लिफ्ट का डोर खुला और तनीषा ने बाहर निकलते हुए अनन्या से कहा, कट द क्रैप अनन्या। तनीषा ने अपने रूम का दरवाजा खोला ही था कि उसे उसका फोन बजने की आवाज आई और फिर कॉल कट हो गई। तनीषा ने आगे बढ़कर फोन उठाया तो पाया कि उसमें 40 मिस्ड कॉल पड़ी है कि तभी फोन दोबारा बजा। तनीषा ने कॉल पिक किया और कुछ देर के बाद तनीषा के एक्सप्रेशन एकदम डरावने हो गए। उसने लगभग चीखते हुए कहा, व्हाट हैव यू गाइज लोस्टेड और व्हाट? फाइंड हिम goddammit, otherwise I will kill you all. How can you all be are so careless? I never expected date you guys can be so useless and dumb. Just find him idiots. तनीषा ने इतना बोलकर अपना फोन जमीन में पटक दिया। To be continue. आखिर कौन है वो जिसके लिए तृतनीषा ऐसे बिहेव कर रही है? क्या है ये नई मिस्ट्री? क्या आप लोग गेस कर सकते हो? कमेंट करके जरूर बताना कि चैप्टर कैसा लगा।